आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो डेली लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। हम दूध को गर्मी के दिनों में काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा करने से जो एयर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क में पाए जाने वाले लैक्टोज के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मिल्क को सार इंटेस्ट करती है, खट्टा करती है, जिसके कारण आगे चल के जो दूध होता है वो फट जाता है उबालने पे। When an iron तवा पैन nail is left exposed to humid atmosphere। humid atmosphere का मतलब है मॉइस्चर वाला वातावरण, जिसमें ऐसा वातावरण, ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर हो। तो अगर आप किसी भी आयरन से बने हुए चीज़ को अगर मॉइस्चर वाले वातावरण पे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे रस्टिंग होता है और आयरन जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। व्हेन ग्रेप्स इज़ फर्मेंटेड, ये अल्कोहल बनने की प्रक्रिया है। जब ग्रेप्स के अंदर पाया जाने वाला ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है और बनाता है आपको इथानॉल, तो ये पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसमें ईस्ट की मदद ली जाती है। खाना जब पकाया जाता है और हमारे बॉडी में जब खाना पचता है, हम सांस लेते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल्स ऊपर दिए हुए हैं ये सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। In all the above situations, the nature and identity of initial substance have somewhat changed। इन ऊपर दिए गए सारे रिएक्शन में या तो उन चीज़ों की आइडेंटिटी, मतलब वो जो थे वो बदल गए, या फिर उनका नेचर, मतलब अगर वो सॉलिड थे तो लिक्विड हो गए, या फिर कुछ गैस से रिएक्ट कर गया कोई सॉलिड और कुछ और बना लिया। तो इस तरह से वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम पिछली क्लासों में फिजिकल और केमिकल चेंज ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी केमिकल चेंज होगा तो हम ऐसा कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, और उस केमिकल रिएक्शन के होने के बाद वो चेंज जो हमें नज़र आ रहा है वो हुआ है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction। तो हम सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ये ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं, हम इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्टिविटी 1.1 है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लेना है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इसमें टीचर की असिस्टेंस चाहिए। दिस वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। बेहतर हो आप आई प्रोटेक्शन जैसे कोई सनग्लास या कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। पहले मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे सैंड पेपर से रब करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। इसे आप एक पेयर ऑफ टंग, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो कैंची टाइप का कुछ चीज़ है, इसे ही पेयर ऑफ टंग कहते हैं। बर्न इट विथ अ स्पिरिट लैम्प। ये स्पिरिट लैम्प है जो इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है। एंड कलेक्ट द एश सो फाउंड इन वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। ये वॉच ग्लास होती है और यहाँ पे इसे जलाना है स्पिरिट लैम्प में, और इससे जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा हम इसमें कलेक्ट करेंगे। इन द वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल टू योर आइज। हम अपनी आंख से जितनी दूर रख सकें मैग्नीशियम रिबन को उतना बेहतर होगा। हाउ डू यू व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमें क्या पता चलेगा, तो जब आप इसे जलाएंगे तो एक डजलिंग वाइट फ्लेम आपको मिलेगा। डजलिंग वाइट कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा प्रकाश निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलेगी इससे। इसीलिए आपको मना किया गया है कि आप उसे खुले आंखों से ना देखें, आप आई प्रोटेक्शन पहने। और हम मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे सैंड पेपर से। उसका कारण यह है कि जब मैग्नीशियम रिबन रखा रहता है, नॉर्मली रखा रहता है, कोई स्ट्रिप टाइप का होता है मेटल का, तो उस पे वो जो है कि वो एयर से रिएक्ट करके और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। तो उसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग उसे सैंड पेपर से रब करते हैं, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट सके और इसमें आग जो है ये स्पिरिट लैम्प से जल्दी लग सके। तो ये पूरा कारण है। और इसमें क्या हुआ कि ये जो मैग्नीशियम रिबन था वो बर्न करके इसका जो ऐश निकला, तो ये बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि यहाँ पे एक
रिएक्शन हो रहा है जिसमें मैग्नीशियम बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में, मतलब जो Mg है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एस आप देख रहे हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, वो आगे बताया जाएगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ठीक है, ये फिगर में क्या हो रहा है ये बताया गया है आपको। हम आगे चलते हैं। You must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame, वही बहुत तेज रोशनी वाली जो फ्लेम होती है, and changes into a white powder। ये white powder magnesium oxide है। This powder is magnesium oxide, ठीक है। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। तो मैग्नीशियम जो हमने जलाया और ऑक्सीजन, आप जानते हैं कोई भी चीज़ जलती है, जलने का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट होना, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम जली, इसका मतलब है कि उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स एंड इन अ कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें आपको ये कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड और सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। इसमें आपको HCl या फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसमें से कोई भी हो आप तो आप इसे ऐड कर सकते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास क्या हो रहा है। कॉशन हैंडल द एसिड विद के, सही बात है कि आपको H2SO4 या फिर HCl को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस एसिड्स हैं। ओके, द टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप जब ऐसा करेंगे, जब आप HCl को डालेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर, तो क्या होगा कि वो रिएक्ट करना शुरू करेगा और जो फ्लास्क का टेम्परेचर है वो गर्म होना शुरू होगा। तो आप देखेंगे इसमें ये सब होगा। फ्रॉम द above three activity we say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो अगर ये चीज़ें होती हैं कि चेंज इन स्टेट होता है, मतलब चेंज इन स्टेट का एग्जांपल जैसे कि मिल्क का कर्ड में चेंज होना, दूध का दही बनना, ये चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। और चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन कलर, सॉरी, सो चेंज इन कलर, अगर कोई कलर चेंज होता है, जैसे आप देखेंगे इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे ये एक मेटल टाइप का होगा, इसमें मेटल लश्चर होगा और आप जब इसे जला देंगे तो ये मिल्की वाइट पाउडर बन जाएगा। यानी यहाँ पे चेंज इन कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट भी आपको दिख रहा है इस रिएक्शन में। मतलब ये पहले सॉलिड स्टेट में था, अब ये पाउडर है, तो ये चेंज इन स्टेट था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी रिएक्शन से गैस निकले तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। अगर टेम्परेचर चेंज है, यहाँ पे देखिए आप, टेम्परेचर चेंज हो रहा है इस कोनिकल फ्लास्क का, तो अगर ये चारों चीज़ें अगर आपको किसी भी रिएक्शन में देखने को मिलती है, चारों नहीं मतलब इसमें से कोई भी एक चीज़, या फिर अगर चारों हो तो सबसे बेहतर हो, तो अगर इनमें से कुछ भी अगर एक पाया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी फॉर्म चेंज में, किसी भी, तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। As we observe the change around us, we see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। हम पाते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे chemical reaction होते रहते हैं, सही बात है। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। हम पढ़ेंगे उसके बारे में। Chemical equations, activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it get converted into magnesium oxide। हम इसे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया ऑक्सीजन में, जो ऊपर वाला एक्टिविटी था हमारा जो हमने पढ़ा था स्ट्रिप को जलाने वाला, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मैंने आपको पहले बताया। इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। अगर ये बात बताना कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करा, उसके बाद उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये कहना काफ़ी लंबा होता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म ढूंढ रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। हम उसे वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद वर्ड इक्वेशन को हम उसके सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसे छोटा से छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसे कंसाइज बनाएंगे ताकि वो अच्छे से समझा जा सके। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। ओके, द सिंपलेस्ट way to do this is to write it in word equation. Word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. So ये सब reactants हैं, magnesium plus oxygen from air and magnesium that you took, so it is magnesium, it forms magnesium oxide, so these are reactants and these are products.
So that's all. The substance that undergoes chemical change in the reaction 1.1 magnesium and oxygen, जो substance chemical जिन substances के साथ chemical change हो रही है वो है magnesium और oxygen, और जो product बन रहा है वो है reactants. The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product. जो the new substance formed during the reaction is product. जो नया substance बना वो product है. The word equation shows change of reactants to product थ्रो एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम. ये जो एरो प्लेस की गई है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाता है. द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम. यहाँ रिएक्टेंट्स को लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, और उनके बीच में प्लस साइन को यूज़ किया गया है. एंड सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम. चूँकि यहाँ प्लस साइन आपको नहीं दिख रही होगी, चूँकि एक ही प्रोडक्ट है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होती तो हम उसे प्लस साइन लगा कर लिखते. द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो ये एरो हेड है, जो ये एरो हेड जिस तरफ पॉइंट करता है वो रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाता है, और वो जनरली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर पॉइंट करता है. राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो यस है, और छोटा रास्ता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का. केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. अगर हम केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करें तो हमारा रिएक्शन और भी छोटा हो जाएगा. मैग्नीशियम की जगह हम Mg इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीजन की जगह O2, तो हमारा जो इक्वेशन है वो देखने में और भी छोटा लगेगा, और हम उससे वही इन्फर कर पाएंगे जो हम पहले इन्फर करते थे. केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे ये केमिकल इक्वेशन है, तो हर केमिकल इक्वेशन एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे हमने वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था और उसके बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, तो यहाँ एक मतलब फिजिकल केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उसके बाद फिजिकल केमिकल रिएक्शन को देखते हुए हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं. If you recall the formula of magnesium oxygen, magnesium oxide, magnesium Mg for magnesium, O2 for oxygen, and MgO for magnesium oxide, the above word equation can be written as, okay, count and compare the number of atom of each element on LHS and RHS of the arrow. हमें क्या करना है कि जो LHS में जो Mg का आइटम है और RHS में जो Mg का आइटम है, LHS में जो O2 का आइटम है और RHS में जो O का आइटम है. सो मतलब O2 मतलब कहने का ऑक्सीजन का 2 आइटम है और यहाँ एक ऑक्सीजन का 1 आइटम है. तो हमें ये कंपेयर करना है. बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं ऑक्सीजन मतलब जो ये रिएक्शन है उसे बैलेंस करने के लिए. सो हम एटम को काउंट करते हैं, और अगर वो मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होता तो उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं. अगर वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वेट करने के लिए उसे बैलेंस करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है क्लास 8 या 9 में. तो उसमें कहा जाता है कि मास को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो इसी के बेसिस पे हम इस किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम मास, चूँकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का लॉस नहीं हो सकता है. अगर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो गई, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2 आइटम है, मैग्नीशियम के 1 आइटम है, तो यहाँ पे कुल 3 आइटम हो गए. और यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम का 1 आइटम है, Mg है और O है, ऑक्सीजन का भी एक ही आइटम है. तो यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 आइटम है और यहाँ पर बचा 2 आइटम. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि रिएक्टेंट में हमने 3 आइटम डाला और हमें मिला 2 आइटम. तो बेसिकली ये एम्बिग्विटी है, ये एक मतलब, तो उसे हम ओवरकम करने के लिए किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. तो पढ़ते हैं आगे. इज द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड्स? इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. मैंने आपको बताया कि मास अगर सेम नहीं हो तो हम उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और सच केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जो भी केमिकल इक्वेशन का मास बैलेंस्ड नहीं है, जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं. इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 आइटम है और राइट हैंड साइड में 2 ही आइटम है. सो ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नहीं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड नहीं है. फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम हमने जलाया था ऊपर.
Balanced chemical equation. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created and nor be destroyed. Okay, सही बात है कि मास को हम बना भी नहीं सकते हैं. जिस तरह एनर्जी के बारे में हम बोला था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही केस मास के साथ भी होती है कि मास कैन ऑल्सो नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. द होल मास ऑफ यूनिवर्स इज फिक्स्ड, सो that is why it is needed to balance a chemical equation. And that is the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to total mass of the elements present in the reactants. मतलब जितना मास प्रोडक्ट का है उतना ही मास रिएक्टेंट का होना चाहिए. उसमें अगर कमी आती है तो उसको ओवरकम करने के लिए हम उसे बैलेंस करते हैं. इन द अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. नंबर ऑफ़ एटम जो केमिकल रिएक्शन होने से पहले था और नंबर ऑफ़ एटम जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिला, जो प्रोडक्ट में मिला, वो बराबर होना चाहिए. हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन. इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? 1.2 कहाँ है भाई? 1.2 शायद इसे कहा जा रहा है. यस, इसे यही 1.2 है. तो पूछ रहा है कि क्या ये बैलेंस्ड है, तो नहीं भैया, ये बैलेंस्ड नहीं है. हेंस वी नीड टू बैलेंस. ओके ठीक, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप. तो अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे. द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज, ये जो जिंक वाली इक्वेशन रिएक्शन हमने करा था, या जिंक में हमने H2SO4 या फिर HCl डाला था, तो यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है ये लोग. ठीक है, तो देखते हैं. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2. ये जो टेबल बनाया गया है इसमें हर एटम को आपको काउंट करने कहा गया है. लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. तो हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उन दोनों में हम नंबर ऑफ़ एटम काउंट करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस है. अगर डिफरेंस होगा तो हम उन्हें बैलेंस करेंगे, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो हम उन्हें बैलेंस नहीं करेंगे. तो आइए हम अपने तरीके से काउंट करते हैं. इन्होंने टेबल बना के करा, हम ऐसे करते हैं. यहाँ पे Zn है और यहाँ भी Zn है. देखिए यहाँ भी Zn एक है और यहाँ भी Zn एक है. तो इसमें मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक ही जिंक का आइटम है, मतलब जिंक बैलेंस है. हमें जिंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी. यहाँ पे हाइड्रोजन का आइटम है और यहाँ पे दो H2 है, यहाँ भी H2 है, दो हाइड्रोजन का आइटम है, तो दोनों हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही सेम है. और SO4 जो सल्फेट आइटम है वो भी चूँकि एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो एक सल्फेट एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ये इक्वेशन जो मिली हमें ये प्री बैलेंस्ड थी, ये पहले से बैलेंस्ड थी, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी. तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस नहीं करना पड़ा. एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड. देखिए इन्होंने टेबल बना रखा है और चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है, तो हमें इसे बैलेंस नहीं करना पड़ा और सही है. लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको अलग अलग मिलेगा. जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे आयरन है, यहाँ पे देखें आपकी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही आयरन एटम है, यहाँ पे देखिए 3 आयरन एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है और यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन. चूँकि हाइड्रोजन तो बैलेंस है, चलो भैया मान लिया, पर ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में 3 का डिफरेंस है और आयरन में भी 2 का डिफरेंस है. तो हम इसे बैलेंस करेंगे. इसे हीट एंड ट्रायल से बैलेंस सिखाया जाएगा आपको. और देखिए टू बैलेंस, स्टेप 1 है बैलेंसिंग में. टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच. सबसे पहले जो भी केमिकल इक्वेशन आपको दिया गया है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, हम हर एलिमेंट का, जैसे Fe है तो Fe का एक बॉक्स बनाएंगे, H2O का एक बॉक्स बनाएंगे. तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया हमने 1.5 का. और आते हैं स्टेप 2 में. लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. और हर एटम के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के लिए. तो यहाँ पे Fe को लिया हमने सबसे पहले, तो Fe का एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में है और Fe का 3 एटम राइट हैंड साइड में है. हाइड्रोजन का 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में भी 2 एटम है. और ऑक्सीजन का 1 एटम लेफ्ट हैंड साइड में है और ऑक्सीजन का 4 एटम राइट हैंड साइड में है. स्टेप 3 है. इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. हम हमेशा रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, हम पहले सर्च कर लेंगे कि वैसा कौन सा एटम है जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस है. डिफरेंस नहीं मतलब एटम सबसे ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट में हो, प्रोडक्ट में हो. तो यहाँ सबसे पहले हम सबस्क्रिप्ट जो दे रखा है O4, Fe3, H2, F, यहाँ पे Fe1 है, 1 लिखते नहीं है इसलिए.
तो हम सबस्क्रिप्ट देखेंगे और जिसकी सबस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा हमें दिखेगी, यहाँ पे हमने ओ की सबस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा देख रखी है, तो हम बैलेंसिंग उसी से शुरू करते हैं। ये कन्वीनियंट होता है हमारे लिए और इससे बैलेंसिंग आसान भी होती है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है, इसमें कुछ है नहीं इस तरह का कोई लॉजिक। हम एक एक रख रख के पुट कर करके देखते हैं और जो सुइटेबल होता है हम उसे ही मान्यता देते हैं। इट में बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो। In the compound, select the element which has maximum number of atom. Using these criteria, select Fe3O4. We select Fe3O4 and the element oxygen in it. तो हमने पहले इस बॉक्स में देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा एटम है और इसमें ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एटम है, तो हमने O को सेलेक्ट करा सबसे पहले बैलेंस करने के लिए। Using these criteria, there are 4 oxygen atom on RHS and only 1 on LHS. यहाँ पे केवल LHS में केवल एक ही ऑक्सीजन एटम थी और RHS में 4 ऑक्सीजन एटम थी। अब हम बैलेंसिंग करते हैं इसे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर दें कि जो LHS में 4, अब देखिए अब यहाँ पे जो एक है तो 4 को तो हम एक बना नहीं सकते, क्योंकि 4 को अगर एक बनाने चलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन डिसरप्ट हो जाएगा। मतलब हम हमेशा जब भी कोई भी चीज़ बैलेंसिंग में लगाएंगे तो राइट हैंड साइड में लगाएंगे। कोई भी, जैसे ये एक बॉक्स है ना, तो इसके राइट हैंड साइड में कोई भी हम स्क्रिप्ट पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट करेंगे 1 2 3 बैलेंसिंग के लिए, हम इस जो जो सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है 4, इसे हम कभी नहीं बदलेंगे, इन 3 को कभी नहीं बदलेंगे। ऐसा करने से जो रिएक्शन की आइडेंटिटी होगी वो लॉस हो जाएगी। तो हम हमेशा करेंगे, तो जैसे देखिए हम अभी ऑक्सीजन को हमने पकड़ रखा है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के 4 को तो एक बना नहीं सकते, क्योंकि इससे रिएक्शन की आइडेंटिटी लूज़ हो रही है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हमारा ये जो O यहाँ पे 1 है ये 4 हो जाए। तो ये करने का बस एक ही तरीका है, ये जो प्लस के बाद ये जो इस बॉक्स के पहले आप एक 4 लगा दीजिएगा, मतलब इस पूरे एटम को H2O को आप 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे O4 हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से यहाँ पे जो हमारा H बैलेंस्ड था ये गड़बड़ हो रहा है, तो हमें इसे फिर बाद में जाके बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे 4 अगर लिख देते हैं तो ये बेसिकली 8 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके साथ ये फ़ायदा हो रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, पर इसके साथ क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन पहले से बैलेंस था वो ख़राब हो रहा है। लेकिन चूंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट है तो हम इसे बाद में आके बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे Fe3 था तो यहाँ भी हम Fe3Fe लगा सकते हैं, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, सॉरी। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा, बेसिकली यहाँ पे 4 लिखा गया और ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मैंने जो आपको बताया, जो हम सबस्क्रिप्ट नहीं चेंज कर सकते हैं, तो सबस्क्रिप्ट चेंज करेंगे तो Fe3O4 जो फेरिक ऑक्साइड जो बना हुआ है वो फेरिक ऑक्साइड ही बदल जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो हमेशा कभी भी हम सबस्क्रिप्ट को नहीं बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एंड 4H2O एंड नॉट H2O4 और H2O4। तो कभी भी यही आपको बताया जा रहा है कि सबस्क्रिप्ट को नहीं बदलेंगे। नाउ पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, हमने पार्टली बैलेंस करने का मतलब अभी केवल आपका जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हुआ है, तो ये पार्टली यहाँ पे केवल 4 लिखा है इन्होंने और ये पार्टली बैलेंस है, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। हम अगले स्टेप्स में आगे की इक्वेशन को बदलेंगे। तो आगे की इक्वेशन में क्या किया जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे H2 की जगह पे 4 लिख दिया जाएगा आपको, यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे Fe3 था, यहाँ पे 3 एटम है Fe का, यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा। ये अलग अलग स्टेप में आपको बताया जाएगा, फिर भी यहाँ पे पढ़ लेता हूँ मैं। Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। किसी भी एक को पकड़ें, सबसे पहले हमने बड़े को पकड़ा, सबसे पहले वाला मायने रखता है, जो सबसे पहले वाला सबसे बड़े को पकड़ लेते हैं। उसके बाद आपको जो इच्छा हो, आप पहले आप चाहें तो Fe को बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले H2 को बैलेंस कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले किसको बैलेंस करा, इन्होंने पहले H2 को बैलेंस करा, तो यहाँ पे 8 था, 8 एटम हो चुका था H2 का और यहाँ पे केवल 2 एटम है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे राइट हैंड साइड में भी 8 एटम हाइड्रोजन का आ जाएगा। सो इसलिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए ये भी आपका पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। इसमें क्या क्या बैलेंस्ड है, इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करा था, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, और सेकेंड स्टेप में इन्होंने हाइड्रोजन को बैलेंस करा, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ये भी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बच गया है हमारे पास Fe जो आयरन है, तो Fe3 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे 3 Fe एटम है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में केवल
केवल और केवल एक Fe एटम है, तो अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो आगे का स्टेप में वही किया जाएगा। स्टेप 5 जो है, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। तो तीसरा एलिमेंट बैलेंस नहीं है, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन। ठीक है, आयरन नहीं बैलेंस्ड है, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको मिल गया। स्टेप 6, फाइनली to check the correctness of the balanced equation, we count atoms of each element on both side of the square। तो अब ये पता करने के लिए कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हम एक बार काउंट करते हैं जो हमारा फाइनल जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 Fe का आइटम है, यहाँ पे भी 3 Fe का आइटम है, यहाँ पे 4 H2 का आइटम है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 H2 का आइटम, सॉरी H2 बोला था तो 4 ही है, H का 8 आइटम है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 8 आइटम है, और यहाँ ऑक्सीजन का 4 आइटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 4 आइटम है। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है, इसे हम चेक करते हैं। और हिट एंड ट्रायल इसे ही कहते हैं। हम रख रख के मतलब देखते हैं कि क्या कहाँ क्या रखना है, सबसे बड़े से शुरू करते हैं और फिर उसे बैलेंस करते हैं। इसके लिए और भी मेथड्स हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो हम हायर स्टडी में पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड of equation 1.9 are equal, this equation is now balanced। तो ये अब balanced equation हो गया। This method of balancing a equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। और हाँ, smallest whole number coefficient होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको नहीं बताया था। तो अब जैसे देखिए, यहाँ पे हम बैलेंस कर रहे थे हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ज़्यादा मतलब जितना छोटा नंबर दे सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में हम उसे चूज़ करते हैं, क्योंकि इससे इक्वेशन सरल हो। और बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल का यही तरीका है, जो सबसे छोटा स्क्रिप्ट हम पुट कर सकते हैं, मतलब जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जा रही हो, उसे हम रखते हैं और उसे देखते हैं। स्टेप 6, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें हमने कोई भी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं लिखा कि जो H2 है वो गैस है या फिर सॉलिड है, यहाँ पे Fe3O4 सॉलिड है या फिर लिक्विड है, क्या है, किस तरह का है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम उसके स्टेट के बारे में कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरह की है, अगर हम वो लिख दें तो वो इक्वेशन जो फिजिकल स्टेट के साथ हो जाती है। और बेसिकली ऐसा लिखने से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे आपको यही बताया गया है, carefully examine the above equation 1.9, does this equation tell anything about the physical state of each reactant and product। कोई जानकारी नहीं दे रही है हमारी फिजिकल स्टेट के बारे में। no information has been given in this equation about their physical state। to make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae। तो physical state mention किया जाता है उसे ज़्यादा informative बनाने के लिए। आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जनरली लिखते हैं द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट आर रेस्पेक्टिवली, नोटेशंस आर, जी लिखते हैं गैस के लिए, एल लिखते हैं लिक्विड के लिए, ए क्यू लिखते हैं एक्वस के लिए। एक्वस से मतलब होता है कि कोई भी केमिकल हो अगर वो वाटर में मिक्स हो तो उसे हम एक्वस कहते हैं, और नहीं तो सॉल्यूशन, एस फॉर सॉलिड। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द वर्ड इक्वेशन इज रिटन विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर। द वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन में जो भी प्रेजेंट हो उसे हम एक्वस कहते हैं। द बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम, और उसके बाद हम Fe सॉलिड है, हमारा H2O गैस है, Fe3O4 सॉलिड है, H2 गैस है। आप ये चिंता ना करें कि हमें पता कैसे चलेगा ये कौन गैस है, क्या रिएक्टेंट है। अगर आपको कहीं भी इक्वेशन कुछ भी मिलेगा उसमें बेसिकली ये लिखा ही होगा, आपको बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों लिखते हैं। और अगर आप रिएक्शन करते हैं, अगर आप करके देखते हैं लैब में, तो आपको पता चलेगा कि हमने सॉलिड आयरन लिया था, उसे मतलब H2O में डाला था तो बना था जो कुछ भी, तो वो आप देखेंगे तो आपसे उससे इन्फर कर सकते हैं कि इससे ये गैस निकल रही थी, जैसे H2 गैस निकल रही थी तो वो गैस फॉर्म में था, और Fe3O4 बना वो सॉलिड बना तो ये सॉलिड था। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टीम। मतलब यहाँ पे आयरन जो था वो सॉलिड लिया गया, मतलब आयरन का एक स्ट्रिप लिया गया होगा और उस पर H2O की स्टीम पास कराई गई होगी, मतलब भाप को, जो पानी का जो भाप होता है उसे पास कराया गया होगा। तो यहाँ पे Fe3O4 बना और H2 गैस निकला।
तो ये रिएक्शन जब आप देखेंगे तो आप इन्फर कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पाई दम। जनरली हम नहीं लिखते हैं, पर लिखें तो इन्फॉर्म मतलब जो इक्वेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 340 atm, मतलब ये जो बड़ा सा एरो दिख रहा है आपको, हम हमेशा अगर कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है, कोई मतलब जैसे कैटलिस्ट को यूज़ हो रहा है रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, तो हम कैटलिस्ट का नाम लिखते हैं। अगर कोई भी चीज़ जो मदद कर रही है हमारी रिएक्शन में, तो इसे हम क्रेडिट इस एरो के ऊपर या फिर नीचे देते हैं। ये तरीका है। यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन गिवन टेक्स्ट अर्लियर करें। तो यह है 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have learnt in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of the other element। हमने क्लास 9 में सीखा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट के एटम दूसरे में नहीं बदलते। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर एल्सवेयर, ना ही वो मिक्सचर से गायब हो जाते हैं और कहीं और प्रकट हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। वास्तव में जो केमिकल रिएक्शन में चीज़ें हो रही होती हैं वो कुछ बॉन्ड टूट रही होती है और कुछ बॉन्ड बन रही होती है। वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। हम इन बॉन्ड के बारे में तीसरे और चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। 1.2.1 है कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक्टिविटी है 1.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, चूना जो होता है उसे हमें बीकर में लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज। आपको चूना लेना है, उसमें पानी डालना है एक बीकर में और देखना है कि क्या कोई चेंज हो रहा है टेम्परेचर में। तो आप देखेंगे कि चेंज होता है, हमारा उससे बुलबुला टाइप का निकलता है और टेम्परेचर जो है बीकर का वो बढ़ने लगता है स्लाइटली। तो फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होता है जब वाटर से, तो स्लेक्ड लाइम बनता है। हम यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, हम देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो एक बहुत सारा हीट जनरेट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH2, slaked lime. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हों, इसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं। डू यू नो अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.3 इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ये बेसिकली चूना है जो मैंने आपको बताया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसे जब हम पानी में मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि बुलबुले निकलते हैं और गर्मी का भी एहसास होता है, टेम्परेचर भी निकलता है उससे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने को पानी में मिलाकर जब आप वॉल की पुताई करते हैं और उसे 2-3 दिन तक जब छोड़ दिया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और मज़े की बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने मार्बल देखा होगा उसका भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और कुछ दिन बाद जब चूना सेटल हो जाता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है तो वो सही हो जाता है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 दिन बाद वो अपने वास्तविक रूप में आता है। मतलब कि जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का एक शाइनी फिनिश होता है जो आप मार्बल पर देख सकते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज, मैंने आपको बताया, CaCO3। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और H2O रिलीज हो रहा है लिक्विड, ये वाटर है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कम्बिनेशन रिएक्शन आपने पहले पढ़ा। कम्बिनेशन रिएक्शन जब कोई भी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके अगर एक प्रोडक्ट बना रही हो तो उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। C+O2 gives CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर विथ H2 and O2। वाटर का फॉर्मेशन है 2H2 + O2
2H2O और यहाँ वाटर बन रही है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे ये जो कुछ बुलबुले आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको कुछ देर बाद दिखाई देने शुरू होंगे। इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा रिएक्शन करने के बाद ये जो दो टेस्ट ट्यूब हमने लिए हैं क्या वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व सेम है, जो भी इससे गैस निकला क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में समान गैस निकला। तो हमें ये देख के बताना है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। अगर दोनों टेस्ट ट्यूब आपको पता लगे कि ये गैस से भर गया है तो उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय बर्निंग अ कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हमने इन गैसों को टेस्ट करना है एक कैंडल ला के। बेसिकली हम इसके जलने की प्रॉपर्टी को टेस्ट करेंगे कि या क्या ये गैस इनफ्लेमेबल है, और उससे हम पता करेंगे कि कौन सा गैस निकला। तो उसे वो जो गैस फॉर्म किया है उसे हम एक कैंडल लाकर टेस्ट करेंगे कि क्या वो गैस जल रही है। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन। ओके हो गया। कॉशन, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। ठीक है, आप इसमें अपने टीचर की मदद लें। व्हाट हैपेंस व्हेन इन ईच गैसेस विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। आपको पता करना है कि कौन सी गैस प्रेजेंट है दोनों टेस्ट ट्यूब में। एक्टिविटी 1.8 टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। एक चाइना डिश में हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। एंड व्हाट इज इट्स कलर, आपको सिल्वर क्लोराइड की कलर बतानी है, कलर कैसा है उसका। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। फिगर 1.7 आपको इस तरह जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं उसे चाइना डिश को जिसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है उसे सनलाइट में रखना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आपसे समझाएं। आप देखेंगे कि जब उसे आप सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो चेंज करता है। You will see that the silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by the light. सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो डिकम्पोज करता है सनलाइट में, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। जैसे आप ये रिएक्शन देखिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा है 2AgCl, और इसे सनलाइट अब अगर आप देंगे तो ये 2 सिल्वर और Cl2 बनता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन होता है, वो सब लाइट सनलाइट से रिएक्शन होता है। अगर सनलाइट में आप खुले सनलाइट में उसे रख देंगे तो ये टूट जाएगा। AgBr है 2Ag + Br2 हो जाएगा। In simple language, we can say that when 2 or more substance elements or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जब कंबाइन होकर एक सिंगल चीज़ बनाती हो तो उसे हम combination reaction कहते हैं। In activity 1.4, we also observe that a large amount of heat is evolved. एक्टिविटी 1.4 जो हमारा था, जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाया था, उसमें हम देखते थे कि काफ़ी हीट प्रोड्यूस हुआ था और जो मिक्सचर था वो वार्म था। हीट evolved and this makes the mixture warm, जो उस मिक्सचर को गर्म बनाती है। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड along with the formation of प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट बनने के समय दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाकर प्रोडक्ट बनने के समय अगर हीट निकल रहा हो तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर हीट सप्लाई किया जा रहा हो तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम CNG को CH4 है यहाँ पे, तो मीथेन को जब जलाते हैं तो CO2 निकलता है और H2O भी निकलता है और हीट भी निकलता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप अपने सांस को फील करें तो आप पाएंगे कि हमारा सांस जो है वो गर्म होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हम सब जानते हैं कि हम जीने के लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड दैट वी ईट। हमें ये एनर्जी जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब खाना हमारे शरीर में पचता है तो जो फूड हम लोग खाए हुए होते हैं वो टूटती है सिंपल सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। These carbohydrates are broken down from glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया चावल के रूप में, हमने पोटैटो लिया, ब्रेड खाया हमने, तो इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जाने से तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो टूटता है और उसके बाद बनाता है आपको ग्लूकोज में टूटता है। और ग्लूकोज जो है वो हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी देता है। द स्पेशल नेम फॉर दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन, और इस प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6 बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। यहाँ पे वो रिएक्शन है, देख सकते हैं आप, ये ग्लूकोज है
और यहाँ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है जो हम छोड़ते हैं, रेस्पायर आउट करते हैं, ये H2O निकल रही है और यहाँ पे एनर्जी। तो ये है पूरा। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल है, जैसे आपने सुना होगा नेचुरल गैस का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी तरह से होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product। आपने सबसे पहले देखा होगा पार्ट 1 में जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे और एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकल रही थी, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल था। वहाँ पे लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस हो रही थी। तो अब हम 1.2.2 पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक्टिविटी 1.5 है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आपको फेरस सल्फेट का कलर नोटिस करना है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.1। इस तरह आपको जलाना है उसे बॉइलिंग ट्यूब में रखकर। ध्यान दें कि ये टेढ़ा पकड़ा गया है टेस्ट ट्यूब, इसलिए क्योंकि इससे जो हवा निकल रही है, इससे जो भी गैस निकलेगा वो डायरेक्ट आपके नाक में ना जाए, और आप इस तरह वाफ्टिंग करके इसे ले सकते हैं। आप देखिए, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, धीरे धीरे। अगर आपको इसको स्मेल करना है तो आप धीरे से इसे अपने नाक की तरफ ले सकते हैं और इसे स्मेल कर सकते हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम और बर्नर, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो जो वो गर्म हो जाता है तो फेरस सल्फेट का कलर चेंज करेगा, हम आगे देखेंगे। यू हैव नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर पहले ग्रीन था, अब वो बदल गया है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक अडर ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर। इसे जब ये जल रहा होता है तब आप इसे सूंघ सकते हैं, और सल्फर की महक एक अलग तरीके की होती है, आप उसे महसूस कर पाएंगे। FeSO4 प्लस हीट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, जब आप इसे हीट कर रहे होंगे तो ये रिएक्शन वहाँ पे हो रही होगी। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। इसमें आप देखेंगे कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है कि एक प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट ही केवल ब्रेक करके बहुत सारा रिएक्टेंट दे रहा हो, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। Ferrous sulfate crystal FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes। FeSO4.7H2O ये जो है ये पूरा फार्मूला है आपको फेरस सल्फेट का। तो जब इसे आप गर्म करेंगे तो इससे वाटर वेपर निकलेगा, और FeSO4.7H2O 7H2O इससे बाहर निकल जाएगा, केवल FeSO4 बच जाएगा, ड्राई FeSO4। तो इस कारण उसका कलर बदलता है। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide। The ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 है गैस। जब आप इसे हीट कर रहे होंगे तो ये गैसें भी निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड चूँकि गैस है तो ये वाटर वेपर के साथ आप जब हीट कर रहे होंगे तो ये निकल जाएगा और बच जाएगा आपके पास केवल Fe2O3। तो चूँकि Fe2O3 सॉलिड है तो ये आपके टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा और ये जो गैसें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है ये रिएक्शन, इसे याद रखें। केमिकल ऑक्साइड इज़ कॉल्ड क्विक लाइम और लाइम और क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, चूना कहते हैं। इट हैज़ मेनी यूजेस, वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्विक लाइम का यूज़ है सीमेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कभी भी सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक करने के लिए हम हीट करने का सहारा लेते हैं तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी तरीके हैं जिससे आप एक सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक कर सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे CaCO3 को CaCO3 लाइमस्टोन को हीट किया जा रहा है और यहाँ पे क्विक लाइम बनाया जा रहा है CaO प्लस CO2। इस तरह चूना बनता है। ये रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है चूना के बनने का। लाइमस्टोन को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जा रहा है इंडस्ट्री में। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होता है।
Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.3. Take about 2 gram of lead nitrate powder in a boiling tube. Lead nitrate लेना है PbNO3 और hold the boiling tube with pair of tongues and heat it over a flame. इसे उसी तरह गर्म करना है. What do you observe? Note down the change if any. आपको देखना है कि क्या चेंज हुआ. You will observe the emission of brown fume. PbNO3 को जब भी आप हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे कुछ मतलब फ्यूम मतलब होता है कुछ एयर टाइप का कुछ. ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्राउन फ्यूम है. यहाँ पे देखिए, ये ब्राउन फ्यूम है, इसी के बारे में ब्राउन फ्यूम कहा जा रहा है. दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. वो NO2 बाहर निकल रहा है, PbNO3 को रिएक्ट करके टूट रहा है वो NO2. द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, नीचे देखेंगे आप, ये PbNO3 होल ट्वाइस जो है लीड नाइट्रेट, ये जैसे जब आप हीट करेंगे तो PbO लीड ऑक्साइड और NO2 और O2, तो O2 भी गैस है ऊपर निकलेगा और NO2 भी है. ये NO2 जो है इसी के कारण ब्राउन फ्यूम जो आप देख रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब से निकल रही थी, वो इस NO2 के कारण है. लेट अस परफॉर्म सम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज शोन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8. ये एक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, ये एक्टिविटी हम देखेंगे. सो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं देख लेते हैं. टेक अ प्लास्टिक मग, हमें एक प्लास्टिक मग लेना है. ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट अ रबर स्टॉपर इन दीज होल्स. तो इसके जो बॉटम पे हमें 2 छेद करने हैं और इसमें रबर स्टॉपर कहते हैं, वो लगाया जाता है पानी को रोकने के लिए, उस छेद को बंद करने के लिए बेसिकली, और ये टेस्ट ट्यूब को खड़े करने के लिए. Fit the rubber stopper in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.1. आपको इसमें छेद करके रबर स्टॉपर फिट कर लेना है और उस पर कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा देने हैं और ऊपर से टेस्ट ट्यूब को रखना है. कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी. आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे बैटरी से कनेक्ट किया गया है. फिल द मग विथ वाटर, और उसको जो वाटर हमने बीकर लिया था, बीकर में हमें पानी भरना है. ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर. कुछ ड्रॉप डालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स. जो इलेक्ट्रोड हमने फिट किए थे रबर स्टॉपर में, उसके ऊपर से हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं. स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. और हमें बैटरी से पावर दे देना है और कुछ देर तक छोड़ देना है. द above reaction are used in black and white photography. What forms of, इसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जा सकता है. What form of energy is causing these decomposition reaction? We have seen the decomposition reaction require energy either in form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. तो हमने ऊपर के तीनों रिएक्शन में, एक में हमने देखा कि हम उसे 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, और पहले में हम हीट कर रहे थे और तीसरे में हमने उसे सनलाइट में रखा. तो किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए किसी न किसी फॉर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. आप उसे हीट के फॉर्म में दें, आप उसे सनलाइट के फॉर्म में दें, आप उसे बैटरी से पावर के फॉर्म में दें, किसी तरह एनर्जी, आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं. तो हमें जब उसे ब्रेक करना होता है तो हम एनर्जी देते हैं. और जब भी कोई प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल के अगर एक प्रोडक्ट बनते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन में, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है. तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो जहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही हो वो एक्सोथर्मिक है, जहाँ भी एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. तो टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 1 ग्राम. ये एक एक्टिविटी है, इसे आप करके देखेंगे. और यहाँ कुछ क्वेश्चन है, अगर आप इसमें आपको डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं इनके सॉल्यूशंस जितने भी क्वेश्चन. तो यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसमें एक्टिविटी है 1.9. टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर. आपको 3 आयरन की कील लेनी है और उसे साफ करना है सैंड पेपर से. टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज A एंड B. इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, ये ब्लू कलर वाली, और दोनों को मार्क करना है A और B से. टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B. और टेस्ट ट्यूब B में 2 कीलों को इस तरह से बांध के और लटका के रखना है 20 मिनट तक. कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन. और जो 3 आयरन नेल आपने लिया था उसमें से एक आपको बाहर रखना है कंपेयर करने के लिए. आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब. और उसके बाद आप 20 मिनट बाद इन आयरन नेल्स को बाहर निकाल लें और उसके बाद जो हमारा
टेस्ट ट्यूब ए जो हमने रखा हुआ है उसको टेस्ट ट्यूब बी से कंपेयर करके देखें और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का के कलर में जो कुछ भी चेंज हुआ है उसे आप कंपेयर करके देखें. Also compare the color of iron nails dipped in the copper sulfate solution with one kept aside. और जो 3 आयरन नेल्स हमने लिए थे उनमें उनसे ये 2 आयरन नेल्स को कंपेयर करके देखें कि क्या कलर चेंज हुआ है. तो ये देखिए, ये जो आयरन नेल आप देख रहे हैं ये वो आयरन नेल है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाली गई है, और ये वो आयरन नेल है जो हमने बाहर कंपैरिजन के लिए रखा था. और ये टेस्ट ट्यूब बी है और ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है. इसमें हमने आयरन नेल्स को डाला था जिससे इसका कलर चेंज हुआ है, और ये टेस्ट ट्यूब ए है जिसे हमने कंपैरिजन के लिए रखा था. तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी का कलर जो है वो चेंज कर गया है और टेस्ट ट्यूब ए का जो कलर है वो अभी वही है. और यहाँ आयरन नेल्स का कलर, ये जो आयरन नेल हमने बाहर निकाला था टेस्ट ट्यूब बी से, उसका कलर चेंज्ड है, और ये नया वाला तो बिल्कुल आयरन की तरह दिख रहा है. The iron nail and the copper sulfate solution compared before and after the experiment. Why does the nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भैया आयरन नेल का कलर और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ तो हुआ क्यों? The following chemical reaction take place in this activity. तो यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका जो रिएक्शन है वो यहाँ है. ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये वो रिएक्शन है. तो आयरन को हमने डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. ये जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब कभी भी हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा और कॉपर की जगह पे खुद यहाँ सल्फेट सॉल्यूशन बन के बैठ जाएगा. तो ये जो वाइट कलर आप देख रहे हैं वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का है, ना कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का. कॉपर यहाँ नीचे आपको जमा दिखेगा, ठीक है. इन दिस रिएक्शन, सॉरी, कॉपर आपको जमा नहीं दिखेगा, कॉपर ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर जमा हो जाएगा. In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from the copper sulfate solution. This reaction is also known as displacement reaction. और इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ये जो कॉपर को डिस्प्लेस किया गया आयरन के द्वारा. अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ और भी एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, आप देख सकते हैं. जैसे आप जिंक को डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो कॉपर को बाहर निकाल देगा, जिंक यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा. आप लीड को डालें कॉपर क्लोराइड में तो यहाँ पे लीड जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को बाहर निकाल देगा और लीड क्लोराइड बना लेगा. तो ये सारे जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं. जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर. तो जिंक और लीड मोर रिएक्टिव हैं. ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, पूरी की पूरी लिस्ट होती है जिससे हम डिसाइड करते हैं, वो आप देखेंगे आगे चल के. दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने कम रिएक्टिव वाले को सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है. तो अब आगे बढ़ते हैं 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें एक एक्टिविटी है 1.10. टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है. इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. और दूसरे टेस्ट ट्यूब में BaCl2 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लीजिए और मिक्स द टू सॉल्यूशन, और दोनों को मिला के देखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपको क्या पता चलता है? यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड. आप अगर दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा एक उजला कलर का सब्सटेंस जो कि पानी में नहीं घुलता, और वैसे सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ऐसा कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाता हो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. ये जो रिएक्शन है यहाँ पे मिलाने के बाद ये रिएक्शन हो रही है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl. तो ये जब आपस में मिलेंगे तो ये Na जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये Ba यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट बना है और NaCl बना है. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है कि दोनों चीज़ें, पहले जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें कोई एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही थी, जैसे हम आयरन डाल रहे थे कॉपर सल्फेट में तो आयरन सल्फेट बन रहा था और कॉपर बाहर निकल रहा था. यहाँ पे ये आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं जिस कारण ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. व्हाट कॉजेज दिस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कारण क्या है? तो यहाँ पे कारण है दिस द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- एंड Ba2+. ये आयन्स हैं, ये आयन के एक्सचेंज के कारण रिएक्शन हो रही है. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड
इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे NaCl बना है जो कि सॉल्यूशन में ही रहेगा। Such a reactions in which there is an exchange of ions between the reactant is called double displacement reaction। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। और यहाँ है 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसे देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.11 हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश में, ये जो बाउल टाइप का चीज़ आपको दिख रहा है ये चाइना डिश है, और इसमें ब्राउन कलर का ये जो है कॉपर पाउडर है वो, और इसको यहाँ पे रख के और इसे हीट करना है। तो अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक हो जाएगा। और ये ब्लैक क्यों होगा? क्योंकि कॉपर जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? ये ब्लैक क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस O2 CuO बना रहा है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड मटेरियल CuO, और यहाँ जो इसने आपने इसको हीट करके जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाया है, अगर आप इसके ऊपर हाइड्रोजन पास करेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, और आपका जो कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर था ब्राउन कलर का, वो आप वापस पा सकते हैं। If hydrogen gas is passed over the heated material CuO, the black coating on the copper turns brown as the reverse reaction take place and the copper is obtained। तो इस रिएक्शन को उलट सकते हैं आप इस रिएक्शन से, और दोनों को ही गर्म करते हैं हाइड्रोजन पास करने समय। हीट यहाँ पे किया जा रहा है, जो एरो है उसके ऊपर लिखा गया है। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा हो तो उसे हम रिड्यूस, उसे कहते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, मतलब है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, मतलब है कि कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो ऊपर वाले में ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे वाले में रिडक्शन हो रहा है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, यह है 1.29, द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। तो ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पा रहा है और H2O बना रहा है, जिस कारण वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction। तो किसी भी रिएक्शन में एक जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। वन रिएक्टेंट गेट ठीक है। ड्यूरिंग सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो साइमल्टेनियसली, तो वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसे पिक्चरल तरीके से दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ रिडक्शन। तो सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ और भी एग्जांपल हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। आप इसे देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है और कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इन रिएक्शन 1.31 ये है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड। तो ZnO रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड टू Zn। In reaction 1.31 HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO is reduced to MnCl2। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। From the above example we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा हो और हाइड्रोजन लूज कर रहा हो तो वैसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं और उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर रहा हो और हाइड्रोजन गेन कर रहा हो तो वैसे सब्सटेंस को हम रिड्यूस्ड कहते हैं और उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो हैव यू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ये कुछ एवरीडे लाइफ से एग्जांपल है कोरोजन का और रेंसिडिटी का। तो तो पढ़ते हैं यहाँ पे कोरोजन। यू हैव
ऑब्जर्व्ड द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने देखा होगा कि जो नए आयरन की चीज़ें होती हैं वो शाइनी होती हैं, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। और कुछ देर छोड़ देने के बाद वो रेडिश ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसा कोरोजन के कारण होता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। टार्निश कहते हैं उसके रंग बदलने को, उसे ख़राब होने को। तो हैव यू नोटिस द कलर कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। आपने देखा होगा कि कॉपर का कोई भी सब्सटेंस हो तो वो ग्रीन एक कोटिंग चढ़ जाता है उसके ऊपर, अगर आप बहुत दिन तक उसको यूज़ नहीं कीजिएगा। और सिल्वर जो चांदी होती है, अगर वो पुराना चांदी आपने देखा हो घर में, तो ब्लैक कलर उसके ऊपर आ जाता है, तो उसे साफ़ कराया जाता है। When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acid, etc., it is said to corrode, and this process is known as corrosion. तो अगर किसी को मतलब किसी ऐसा मेटल हो, उस पर अगर अटैक हो एसिड का, मॉइस्चर का, या फिर उसे बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तो ऐसे भी हो जाता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग आता है और सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग आता है, वो कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल हैं। और कॉपर जो ये कोरोजन है, वो क्या क्या चीज़ हमारे लिए समस्याएं पैदा करता है। वो कोरोजन जो है वो हमारे कार के जो बॉडी हैं उसको ख़राब कर देता है, जो हमारे पुल हैं, ब्रिजेज, उनको ख़राब करता है, आयरन रेलिंग को ख़राब करता है, जो आयरन रेलिंग हमारे छत पे बने होते हैं उन्हें ख़राब करता है, जो शिप्स, जो जहाज़ हैं, उनको ख़राब करता है। और वैसे सभी चीज़ें जो मेटल से बनी हैं उनको ख़राब करता है, स्पेशली जो आयरन से बनी चीज़ें हैं उनको ख़राब करता है कोरोजन। रस्टिंग से आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं सरकार को हर साल। Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. ठीक है, you will learn about more in corrosion in chapter 3. chapter 3 में बताया जाएगा corrosion के बारे में। Rancidity. Have you ever tested or smelled fat or oil containing food materials left for some time? कुछ दिन अगर छोड़ दिया जाए कोई ऐसा सब्सटेंस जो फैट कंटेन करता हो या फिर ऑयल कंटेन करता हो, तो वो कुछ अजीब तरह का स्मेल करने लगता है, फाउल स्मेल करता है, गंदा तरह का स्मेल करता है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसीड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो अगर आप छोड़ देंगे फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस को, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और वो रैंसिडिटी होने लगता है उसके साथ। और Usually, substance which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fats and oils. तो जैसे आप पोटैटो चिप्स का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, पोटैटो चिप्स में आप देखा होगा उसके जो पैकेट्स होते हैं, जैसे लेज के पैकेट्स एक्सेट्रा, और तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है उसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाने के लिए, जिस कारण वो ऑक्सीडाइज ना हो सके और रेंसिडिटी से बच सके, क्योंकि फूड का जो टेस्ट है वो बचा रहे। कीपिंग फूड Keeping food in airtight containers help to slow down the oxidation. Do you know that the chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized? तो चिप्स वाले नाइट्रोजन भरते हैं अपने बॉक्स में, चिप्स तो होता नहीं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ को क्या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके एक्सरसाइज शुरू हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एक्सरसाइज पर आपको वीडियो बना के दूँ, तो आप नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, और ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।